आज हम आचार्य शुक्ल की भाषा की शैलीगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी जो निबंधों में प्रयुक्त प्रमुख जो शैलियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है समीक्षात्मक शैली। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी साहित्यिक आलोचना शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। उनकी इस साहित्यिक आलोचना के भी विभिन्न रूप हैं, जैसे समीक्षात्मक रूप, गवेषणात्मक रूप आदि। समीक्षात्मक रूप को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक समीक्षा, दूसरा है व्यवहारिक समीक्षा। सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंधों में उन्होंने निगमन शैली का आश्रय ग्रहण किया है। उन्होंने प्रत्येक संदर्भ के आरंभ में ही सूत्र रूप में अपने सिद्धांतों या मान्यताओं का प्रतिपादन कर दिया है और अंत में सारांश यह है कहकर विषय को स्पष्ट किया है। इन निबंधों में मुहावरों तथा लोकोक्तियों एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, किंतु तत्सम एवं पारिभाषिक शब्दों की बहुलता इस प्रकार के निबंधों में अवश्य देखने को मिलती है। व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंधों में शुक्ल जी की व्याख्यात्मक शैली के ही दर्शन होते हैं। इन निबंधों की भाषा सैद्धांतिक निबंधों की अपेक्षा अधिक सरल है तथा व्याख्यात्मक शैली ही निगमन तथा आगमन पद्धतियों का पूर्ण उत्कर्ष भी इन निबंधों में देखने को नहीं मिलता। किंतु इतना होने पर भी ये सत्य है कि सूत्र रूप में कहने की प्रवृत्ति का अभाव इन निबंधों में भी नहीं है। छोटे छोटे वाक्यों द्वारा गहन से गहन विषयों को भी स्पष्ट कर देना इस श्रेणी के निबंधों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा बिंदु है भावात्मक शैली। शुक्ल जी ने जहाँ एक और समीक्षात्मक निबंधों का प्रणयन किया है, वहीं दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक निबंधों का भी। लेकिन इन दोनों प्रकार के निबंधों की शैलियों में अंतर है। समीक्षात्मक निबंधों में जहाँ उन्होंने गंभीर शैली का आश्रय ग्रहण किया है, वहीं मनोवैज्ञानिक निबंधों में भावात्मक शैली का ही आश्रय ग्रहण किया है। उनकी मनोवैज्ञानिक निबंधों में भी सर्वत्र इस शैली का आश्रय ग्रहण किया गया है, ऐसी बात नहीं है। अवसरानुकूल इस शैली में परिवर्तन आते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब शुक्ल जी मनोविकारों की परिभाषा देते हैं, तब वे सूक्ष्म शैली का आश्रय ग्रहण करते हैं और वो मनोविकारों की व्याख्या करते हैं। शुक्ल जी ने एक स्थान पर स्वयं लिखा है कि किसी गंभीर विचारात्मक लेख के भीतर कोई मार्मिक स्थल आ जाने पर लेखक की मनोवृत्ति भावोन्मुख हो जाती है और वह काव्य की भावात्मक शैली का अवलंबन करता है। शुक्ल जी ने स्वयं भावोन्मुख होकर अति मनोरम एवं मार्मिक गद्यांश दिए हैं, किंतु उनके इन गद्यांशों की एक बहुत बड़ी विशेषता है और वह यह कि भावावेश से युक्त होने पर भी वे कहीं संयम नहीं खोते और उनमें सर्वत्र गंभीरता ही परिलक्षित होती है। एक बच्चों उदाहरण देखिए। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच म्लान मनों को सींचने लगी। अगली है उनकी शैली की विशेषता, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली। शुक्ल जी में विषयानुरूप शैली प्रयोग की अपूर्व क्षमता थी। वे अपने निबंधों की गंभीरता से पूर्ण रूपेण परिचित थे, इसीलिए उन्होंने पाठकों के श्रम का परिहार करते हुए हास्य व्यंग्यात्मक शैली का आश्रय भी ग्रहण किया है। इस हास्य व्यंग्य को दो रूपों में पाया जाता है, कहीं तो हास्य के रूप में और कहीं तमतमाते हुए व्यंग्य के रूप में। एक उदाहरण देखिए। एक बार मैंने देखा कि ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डालकर किनारे हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं। एक और उदाहरण बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही उन्होंने कहा है कि
शुक्ल जी ने व्यंग शैली का पर्याप्त मात्रा में उन्होंने प्रयोग किया है, तो उन्होंने व्यंग्योक्ति भी लिखी है। जैसे रविंद्र बाबू यदि अनंत की ओर ताका करें तो यह आवश्यक नहीं कि सबकी टकटकी उसी ओर लगे। इसके अलावा और आप एक उदाहरण देखिए, मोटे आदमियों तुम्हें जरा दुर्बल हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों में मांस चढ़ जाता। अगला है वर्णनात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में वर्णनात्मक शैली का आश्रय भी ग्रहण किया है। भाव एवं विषय के मूर्त चित्रण के आधार पर इस शैली का सफल प्रयोग देखने को मिलता है। एक चित्र इस प्रकार है कि बुड्ढी की झोंपड़ी में ना कोई चमक दमक थी, ना कला कौशल का वह चित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ रहित करोले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती हैं। विवरणात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में यथास्थान कथा प्रसंगों का भी प्रयोग किया है। लोभ और प्रीति नामक निबंध में लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने का प्रसंग इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। आक्षेप। यद्यपि शुक्ल जी ने विषयानुरूप भाषा शैली का प्रयोग किया है, किंतु फिर भी वह आलोचकों के आक्षेपों से विमुक्त नहीं है। अनेक आलोचकों ने उनकी भाषा शैली को क्लिष्ट, रुक्ष और दुरूह बताया है। जैनेन्द्र जी ने उनकी भाषा शैली में प्रसाद गुण का अभाव बताते हुए लिखा है, उनकी शैली में लोच नहीं है और दूसरे के दृष्टिकोण के लिए सफाई नहीं है। हिंदी का परीक्षार्थी ही हिंदी का पाठक नहीं है। जीवन की विषमताओं से जूझने वाला भी हिंदी का पाठक है। वह क्या शुक्ल जी को पढ़ सकेगा? मुझे बताइए कि जिसमें प्रसाद गुण नहीं, प्राण स्पंदन नहीं, प्रीति की खींच नहीं, उनकी ओर कोई किसी स्वार्थ से कैसे खींचे? किंतु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के आक्षेप अपने आप में नितांत असंगत हैं। जैनेन्द्र जी ये बात लिखते समय भूल गए कि शुक्ल जी ने विषमताओं से जूझने वाले साधारण पाठक के लिए अपनी रचनाओं का प्रणयन नहीं किया है, अपितु उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रणयन किया है विकसित साहित्यिक रुचि रखने वाले साहित्यिकों के लिए। इतना ही नहीं, दुरूह वे स्वयं उनकी अपनी शैली नहीं है, अपितु दुरूह तो उनके विषयी हैं जिन्हें उन्होंने ग्रहण किया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल जी की भाषा शैली के संबंध में एक समीक्षक ने इतना ही लिखा है कि इतनी सम्मत, परिष्कृत, प्रौढ़, विशुद्ध और सुष्ठु भाषा अन्यत्र कम ही मिलेगी। वाक्य विन्यास, भावाभिव्यंजना, विचार प्रकाशन किसी में भी दुरूहता नहीं। प्रवाह, स्वाभाविकता, गतिशील और भाषा का रूप व्यवहारिक तथा सार्थक भाषा का चलतापन भी बना रहता है। कसाई और गुम्फन इतना कि न कोई वाक्य निकाला जा सके, न कोई शब्द। एक एक शब्द लेखक के मस्तिष्क में अपने अस्तित्व का चित्र बनाए हुए है। इसलिए उनकी भाषा की जो शैलीगत विशेषताएं हैं वे बहुत ही उत्तम हैं।